बारे में जो पाइप की एक्सेसरीज होती है वो मैं आपको 90% कवर करा चुका था, जैसे सॉकेट किसे कहते हैं, यूनियन किसे कहते हैं, प्लग क्या है, कैप का काम क्या होता है, टी क्या करती है। मगर यहाँ एक छोटी सी चीज मैंने आपको छोड़ दी थी, एल्बो और बैंड क्या होता है और रिड्यूसर सॉकेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर ये चीज देख पा रहे हैं ना, ये पाइप रिंच हो गया, ठीक है, ये पाइप कटर हो गया, तो ये क्या होता है, ये भी एक मतलब कि पाइप की एक्सेसरीज ही होती है, इनका काम क्या होता है, इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। क्लियर? ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन आपसे मेरा यहाँ ये छूट गया था, कल मैंने आपको चीज बताई थी कि पाइप और ट्यूब में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या होता है। तो आपने कहा था सर पाइप क्या होगा, 12 mm से कम है तो वो ट्यूब कहलाएगी, और 12 mm से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, वो आपका ट्यूब कहलाएगा। पाइप की शेप कैसी होती है, पाइप की शेप आपकी होलो सिलेंड्रिकल होगी। सिलेंड्रिकल शेप इनकी क्यों होती है, ताकि इनमें वाटर का जो फ्लो है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ हो सके या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाइप को हम किस लेंथ में निर्दिष्ट करते हैं, यानी पाइप की कुछ सीमा होगी ना, क्या हम पाइप ऐसा मांगेंगे कि 10 किलोमीटर लंबा पाइप दे दीजिए या 3 मीटर लंबा पाइप दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। पाइप की जो लेंथ क्लासिफाई की जाती है किसमें की जाती है, हमेशा इंचेस में, यानी 3 इंच का पाइप दे दीजिए, 4 इंच का पाइप दे दीजिए। और ट्यूब की जो लंबाई को निर्दिष्ट करते हैं वो किसमें करते हैं, वो करते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में। क्लियर? 3 मीटर की ट्यूब दे दीजिए या 5 मीटर की ट्यूब दे दीजिए। मगर जब भी कभी आप पाइप लेने जाएंगे तो पाइप को किससे क्लासिफाई करेंगे, इंचेस के हिसाब से, कि 4 इंच का मोटा पाइप दे दीजिए या 5 इंच का मोटा पाइप दे दीजिए। क्लियर? ठीक है, तो कल यहां एक क्वेश्चन छूट गया था, तो जो कि मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ओके, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक आज का, एल्बो और बैंड के बारे में, कि एल्बो क्या होता है और हमारा बैंड क्या होता है। ठीक है, यहां देखो फटाफट से आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, तो ये क्या है, हमारी एक तरह की हमारी एल्बो होगी। ठीक है, एल्बो हमारी 90 डिग्री में भी होती है और 45 डिग्री में भी होती है। क्लियर? आप यहां देख पा रहे हैं, एक 90 डिग्री, 45 डिग्री, और एक होती है हमारी स्ट्रेट एल्बो, यानी स्ट्रेट एल्बो। ठीक है, एल्बो का काम क्या होता है, सुन लो फटाफट से, यानी पाइप की दिशा, यानी जहां पे आपका पाइप का वाटर फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिएगा ये कोई भी आपका होलो सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है और यहां से मुझे 90 डिग्री में, बिल्कुल 90 डिग्री में एक और ब्रांच लाइन को इंक्लूड करना है, तो किसका प्रयोग करूंगा मैं, एल्बो का प्रयोग करूंगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है जी, ओके। तो जो एल्बो होती है वो भी आपके 3 डिग्री में, सॉरी 2 डिग्री में होती है। एक तो एल्बो होगी बिल्कुल 90 डिग्री में, एक होगी आपकी 45 डिग्री में। ए 90 डिग्री वाली का है, आप यहां ये चीज देख पा रहे हैं क्या, तो ये वाली जो एल्बो है, ये जो एल्बो है, थ्रेड इसमें दोनों तरफ कैसी होगी, हमारी अंदरूनी थ्रेड होगी। एक यहां कुछ ऐसा होल होगा और उसके अंदर अंदरूनी थ्रेड कटी हुई होगी। ठीक है, ये जो है हमारा, ये किसमें है हमारा, ये हमारा टोटल 90 डिग्री में है। क्लियर? जो बी डायग्राम है, एल्बो वो भी है, मगर उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री है 45 डिग्री। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो यहां ये शार्प एंगल बन नहीं रहा है, यहां से ये हल्का सा उठा हुआ है एज कंपैरिजन टू ए वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर मेरी बात? बस मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था कि एल्बो 90 डिग्री में भी होती है और 45 डिग्री में भी होती है। ठीक है, एल्बो अलग है, बैंड अलग है। ठीक है, अभी मैंने किसके बारे में बताया, केवल और केवल आपके एल्बो के बारे में बताया है। ठीक है, नंबर कोण में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी पानी की दिशा को अगर 90 डिग्री के कोण में बदलना हो, 90 डिग्री के कोण में बदलना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, एल्बो का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं किसकी, बैंड की, ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर एक चीज यहां देख पा रहे होंगे, अक्सर स्टूडेंट एल्बो और बैंड को एक ही समझ लेते हैं। क्लियर? सर फर्स्ट पार्ट कैसे मिलेगा, फर्स्ट पार्ट कैसे मिलेगा, हमें मिल जाएगा जी। हाँ जी, हाँ राकेश जी, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर? तो देखो, अगर मैं बात को कमेंट मत कीजिए, अभी कमेंट का मौका दूंगा आपको। ठीक है, आप किसके ऊपर चल रहे हो, बैंड के ऊपर। ठीक है, तो बैंड क्या है, देखिए बैंड कुछ नहीं है, बैंड कुछ नहीं है, ये आपका बिल्कुल किसकी तरह होता है, एल्बो की तरह होता है, मगर जो इसका जो ये वाला जो एंगल दिया जाता है ना, ये वाला, ये कैसे दिया जाता है, हल्का सा डीपली दिया जाता है, यानी हल्का सा लंबा दिया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एल्बो बोलते हैं, सॉरी इसे हम बैंड बोलते हैं। बैंड का मतलब क्या होता है, घूमना। बिल्कुल, तो ये चीज आपकी यहां जो ये घुमा, ये ज्यादा ही तो घूम रहा है, और एल्बो कैसा था, ऐसा गया था और ऐसे गया था, ये एल्बो है, या फिर एक ऐसे गया था और एक ऐसे गया था, 45 डिग्री या 90 डिग्री। बैंड क्या था, काम वही है, काम वही करेगा, मगर इसका जो ये एंगल होगा थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रेडियस में घुमा हुआ होगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहां इसने क्या बात कही, बहुत शानदार तरीके से बात कही है कि दो पाइपों को लंबे रेडियस के साथ, तो ये बोला ना इसने लंबा रेडियस क्या है दोस्त, लंबा रेडियस यानी ये जो पूरा इतना घुमा, यानी ये जो पूरा इतना घुमा, यानी दो पाइप को जब लंबे रेडियस के साथ 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैंड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन समझ लो, अगर उसने ये बोला कि पाइपलाइन से 90 डिग्री के कोण में बदलना हो तो किसका प्रयोग करेंगे आप, एल्बो का करेंगे। मगर उसने ये कहते हैं क्वेश्चन में कि 90 मेन पाइपलाइन से 90 डिग्री के कोण में तो बदलना है, मगर किस में बदलना है, लंबे रेडियस कोण में, या लंबे रेडियस कोण की जगह वो आपको लंबा कोण भी कह सकता है। ठीक है, या आपको कह सकता है लार्ज एंगल में, किसी भी एंगल में, वो किसी भी लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर क्वेश्चन में लंबा रेडियस आ गया तो फिर आपका आंसर एल्बो नहीं होगा, फिर क्या होगा, आपका आंसर बैंड होगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है, समझ में आ गई, सर जी समझ में आ गई। मगर इसमें एक क्वेश्चन और आता है इसे निकल के कि लॉन्ग रेडियस पाइप का बोर डायमीटर से 1.5 गुना अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है, यानी बोर डायमीटर क्या, यानी क्या होगा बोर डायमीटर, यानी लंबे रेडियस पाइप के बोर डायमीटर से, बोर डायमीटर यानी इसका पाइप का जो ये ऐसा ये वाला पाइप है, ये जो ऐसा पाइप है, इसका ये जो अंदरूनी डायमीटर है ना, इसके 1.5 गुना ज्यादा होगा। 1.5 गुना ज्यादा का मतलब जहां से ये इतना कर्व आया, जहां से इतना पाइप में कर्व आया ना, तो यहां जितना इसका डायमीटर अगर 10 है तो यहां इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। कितना
हो जाएगा, यानी 15 mm का हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, समझ लो इस चीज को। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में रखा हुआ आता है क्या, कि अगर मुझे एल बैंड का यूज करना है तो बैंड का जो ये बोर डायमीटर होता है, इसका जो रेडियस होगा यहां इसके बैंड बोर डायमीटर से 1.5 गुना बड़ा रखा जाता है। इसलिए यही बोला कि लॉन्ग रेडियस पाइप के बोर डायमीटर से 1.5 गुना अधिक होता है। क्लियर, तो यहां से हमें 2 क्वेश्चन निकलने को मिलेगा कि पहला क्या, पहला तो ये कि अगर मुझे मेन पाइपलाइन से 90 डिग्री कोण में बदलना है और लंबा रेडियस चाहिए तो किसका प्रयोग करूंगा, मैं बैंड का प्रयोग करूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या मिला कि जहां से बैंड में कर्व स्टार्ट होता है वो जो एंगल होता है, यानी ये जो इसका डायामीटर होता है पाइप के या बैंड के बोर डायामीटर से, यहां इसका ये क्या रखा जाता है, 1.5 गुना अधिक रखा जाता है। क्लियर ना मेरी बात हो गई, समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है जी। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन। उसके बाद क्या आता है हमारा यूनियन। देखिए यूनियन क्या होता है, यूनियन में एक तरफ तो यहां एक तरह का हेक्सागोनल नेट लगा हुआ होता है और उसके अंदर भी हमारी क्या होती है, थ्रेड कटी होती है, इंटरनल थ्रेड। ठीक है, इंटरनल थ्रेड कौन सी होगी हमारी, लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। कौन सी होती है बच्चा, लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूनियन के अंदर कौन सी थ्रेड होगी, लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। और ये कहां पाई जाती है, आपके एसिटिलीन के सिलेंडर पाई जाती है। और जब ग्राइंडर होता है, जब ग्राइंडर का व्हील को हम किसी भी नट के साथ चढ़ाते हैं तो उस नट में भी क्या मिलती है, हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड ही पाई जाती है। पहला क्वेश्चन एक यहां से आ गया। सर इसका यूज क्या करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कोई अगर पाइपलाइन बहुत लंबी है, पाइपलाइन अगर आपकी कोई बहुत लंबी है और उस पाइपलाइन के लंबी होने के कारण इसमें कहीं बीच में से कोई फॉल्ट हो गया, इसमें कहीं बीच में से कोई अगर फॉल्ट हो गया तो पाइपलाइन बहुत लंबी है, तो उस पाइपलाइन को अगर बहुत लंबी में अगर कोई फॉल्ट हो गया तो उस पूरी पाइपलाइन को हमें उखाड़ना पड़ेगा जमीन के नीचे से। तो इस कंडीशन से बचने के लिए इनकी पाइप को हम क्या कर देते हैं, इन पाइपों के बीच में यूनियन को फिट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि अगर हमारा पाइप के किसी भी जगह, अगर यूनियन में किसी भी जगह, सॉरी पाइप के अंदर किसी भी जगह फॉल्ट आ गया, सपोज कीजिए अगर फॉल्ट मेरा इस जगह आ गया, अगर मेरा फॉल्ट इस जगह आ गया तो मैं पूरी पाइपलाइन को नहीं खोलूंगा जमीन में से, केवल जहां मेरी यूनियन लगी हुई है इसे खोलूंगा। और एक यूनियन अगर मेरी यहां लगी हुई है तो ये इतना पाइप का सिरा जो होगा मेरा यहां से बाहर निकलकर आ जाएगा और जो भी इसमें फॉल्ट होगा उसे मैं निकाल दूंगा। क्लियर मेरी बात, ओके। तो यूनियन का मतलब समझ आ गया। तो यूनियन क्या कहता है कि पाइपलाइन के बीच बीच में, ठीक है, तो जो मैंने बोला देखो उसमें ये लिखा हुआ है, पाइपलाइन के बीच बीच में यूनियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि पाइपलाइन के बीच बीच में किसका प्रयोग करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराबी होने पर इसे खोलकर पाइपलाइन को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपका यूनियन भी क्लियर हो गया। ओके, अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखो यूनियन, सॉरी इधर रिड्यूसर है, यहां देखो फटाफट से ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं लंबा रेडियस है या नहीं है, लंबा रेडियस है या नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, बैंड हो जाएगा। और जहां इसका इतना डायमीटर होगा, यहां इसका जो डायमीटर है कितना होगा, ये हमारा 1.5 गुना, यानी अगर ये 10 है तो ये 15 mm का यहां इसका डायमीटर, सॉरी 15 mm का इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एल्बो और बैंड, एल्बो और बैंड देखो सर यहां ये बोला, दो पाइप को समकोण पर जोड़ने के लिए एल्बो या बैंड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर जी, समझ में आ गया। ओके, तो यहां जितने भी सारे पार्ट थे आपके सारे पार्ट कवर हो चुके, सारे पार्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं कि एक इनमें पाइप सिंबल आते हैं हमारे तरफ, पाइप सिंबल को देख लीजिए एक बार। हाँ जी, देखिए तरफ से इस पाइप सिंबल को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, पाइप सिंबल भी इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत बार पेपर में आ जाता है। देखिए क्या बोला इसने, ये फिटिंग है और ये आपके संकेत है। यानी बैंड अगर 90 डिग्री का हो तो उसका सिंबल कैसे होगा, कुछ हमारा ऐसे होगा। 45 डिग्री का हो तो कुछ हमारा ऐसे होगा। क्रॉस का हो तो क्रॉस को तो आप जानते हैं 4 4 वे होते हैं, ये ऐसे होता है। एल्बो 90 डिग्री का ऐसे होगा। एल्बो 45 डिग्री ऐसे होगा। टी का क्या सिंबल होगा, ये होगा। रिड्यूसर कंसेंट्रिक, अच्छा एक रह गया आपका रिड्यूसर कंसेंट्रिक, इसे छोड़ दीजिए, अभी इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, यूनियन इसको स्क्रू किया हुआ, यूनियन का सिग्नल हमारा कुछ ऐसे होता है। ठीक है, प्लग या कैप, उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, जॉइंट या सॉकेट, इसमें हमारा ये ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, इसमें अभी आपका रह गया रिड्यूसर सॉकेट किसे कहते हैं। ठीक है, जरा रिड्यूसर सॉकेट की तरफ देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत बार पेपर में ऐसा होता है, बहुत बार पेपर में या फिटिंग कार्यों में ऐसा होता है, तो डिफरेंट डाया के हमें क्या करने पड़ते हैं, डिफरेंट डाया के हमें पाइपों को एक साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। सपोज कीजिए एक पाइप मेरा ये रहा, एक पाइप मेरा ये रहा, दूसरा पाइप मेरा ये रहा और तीसरा पाइप मेरा ये रहा, और इनमें से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, कोई भी गैस कोई भी स्टीम वाटर फ्लो हो रही है। ठीक है, मगर इन दोनों पाइपों को मुझे एक साथ जोड़ना है, दोनों के अंदर इंटरनल थ्रेड है। सर जी बिल्कुल थ्रेड है, यहां हमारी इंटरनल थ्रेड हो गई, इसमें इंटरनल थ्रेड हो गई, इसमें भी यहां इंटरनल थ्रेड हो गई। तो एक ऐसा जुगाड़ बनाया गया कि यानी ये दोनों पाइप हमारे एक साथ जुड़ सके। तो उसको जिस युक्ति के सारे दोनों डिफरेंट डाया के पाइप आपके एक साथ जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिड्यूसर बोलते हैं। या पूरा नाम में से क्या बोल सकता हूं, रिड्यूसर सॉकेट भी मैं इसे कह सकता हूं। क्लियर हो मेरी बात। ठीक है, तो यानी अगर मेरे ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, तो कैसे जोड़ूंगा, एक रिड्यूसर सॉकेट मैं थोड़ा बड़े डाया का यहां लाऊंगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा एक इतना डाया का मैं रिड्यूसर सॉकेट एक इस पे आके फिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां इसका डायामीटर ये इतना हो गया। ठीक है, तो यहां ये पूरा कवर कर जाएगा, और जो ये इतना था इसका डायामीटर यहां हो गया, यहां ये इतना कवर इसमें इजी तरीके से कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसर सॉकेट क्या एक ऐसा सॉकेट होता सॉकेट ही है, उसके अंदरूनी थ्रेड कटी हुई होगी, बस उसमें दो डिफरेंट डाया के पाइपों को इंस्टॉल कर सकते हैं।
क्लियर? ओके ठीक है जी। यहां देखो फटाफट से, तो क्या आप ये देख पाए क्या, एक इमेज मेरी आपको कुछ ये दिखी होगी, ठीक है, इसका डाया मेरा कुछ और होगा, इसका डाया सपोज कीजिए यहां मेरा कितना है 5 है, और एक होल मेरा जस्ट इसके पीछे है, एक होल जस्ट मेरा इसके कुछ पीछे है, और ठीक है, तो देखो यहां डाया कितना है, यहां डाया ऐसा कितना होगा, यहां इसका मेरा 10 का होगा, तो यानी एक पाइप मेरा 10 डाया का इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और एक पाइप मेरा 5 मीटर का डाया का पाइप इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो दो डिफरेंट डाया के मेरे पाइपों को एक ही युक्ति के साथ स्टोर कर दिया गया, और इस युक्ति को या इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रिड्यूसर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिड्यूसर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या बोलती है, बड़े व्यास के पाइप में कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ओर का व्यास बड़ा तथा दूसरी ओर का व्यास छोटा होता है। बड़ा व्यास ये हो गया, छोटा व्यास ये हो गया, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट जरा, अगर मैं बात करता हूं इसके सिग्नल की, तो जरा इसका सिग्नल भी देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं बोला रिड्यूसर कंसेंट्रिक, तो उसका एरो क्या होता है, उसका एरो हमारा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, यानी ये करके कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक है। इस चीज को जरा राइट डाउन कर लीजिएगा, आपकी बुकों में भी दी हुई है, क्वेश्चन यहां से आप आने लगे हैं, इसमें से कोई भी संकेत आपको दे देगा और पूछ देगा कि बताओ इसके किस युक्ति का, ये किस ऐसे सीरीज का सिंबल है, और मेनली जो इसमें पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाएगा, वो यही ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर? ठीक है जी। मगर इसमें भी अब दो तरह के रिड्यूसर होते हैं, एक होता है कंसेंट्रिक और एक होता है इसेंट्रिक, ठीक है, क्लियर? तो जरा इसे भी जरा एक बार समझ लीजिए, कंसेंट्रिक और दूसरा होता है हमारा इसेंट्रिक। देखिए कंसेंट्रिक किसे बोलते हैं, कंसेंट्रिक जिसका हमारा एक्सिस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसेंट्रिक किसे बोलते हैं, जिसका हमारा एक्सिस सेम नहीं होता। यानी रिड्यूसर क्या हो गया, रिड्यूसर सर्किट क्या हो गया, दो डिफरेंट डाया के पीस को पाइप को जोड़ता है। मगर रिड्यूसर भी हमारे दो तरह के होते हैं, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक किसे कहते हैं, कंसेंट्रिक यानी जैसे सपोज कीजिएगा एक मेरा बड़ा डाया का कोई भी होल था, वो यहां था इसके पीछे, और दूसरे डाया का होल कहां था, वो मेरा यहां था पीछे, क्लियर था मेरी बात? तो क्या मुझे आप ये बताइए, इन दोनों के डिफरेंट डाया के जो ये होल है, इन सबका मेरा एक ही एक्सिस तो है या नहीं है, एक ही एक्सिस है या नहीं है या नहीं है? सर बिल्कुल है। अगर मैं बढ़ता हूं अपने इसेंट्रिक रिड्यूसर की तरफ, तो एक मेरा होल यहां से यहां तक था, कुछ एक होल मेरा यहां से यहां तक था, और दूसरा होल कहां है मेरा, दूसरा होल मेरा कुछ ये था। अगर मैं इनके एक्सिस को निकालूं तो इसका एक्सिस मेरा कुछ यहां था, इस वाले का एक्सिस मेरा यहां था, और इस होल का एक्सिस क्या, एक्सिस का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, एक्सिस का मतलब क्या होता है, केंद्र, ठीक है। तो क्या इसमें मेरे दोनों डाया के, सॉरी इसेंट्रिक में मेरे दोनों एक्सिस डिफरेंट डाया के थे या नहीं थे? क्या मैं ये बोल दूं कि यहां इसेंट्रिक रिड्यूसर में मेरा बड़ा डाया का एक्सिस अलग था और छोटे डाया का एक्सिस मेरा अलग था? अगर मैं बात करता हूं कंसेंट्रिक रिड्यूसर की, तो चाहे इसे मैं बड़े डाया का होल ले लूं चाहे छोटे डाया का होल ले लूं, एक्सिस दोनों का मेरा क्या सेम ही होगा, क्लियर जी? ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां से बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं। अब जरा इस इमेज को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, इस इमेज को जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर अभी तक भी आपके यहां समझ में नहीं आई है तो ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा क्या था, ये मेरा बड़ा डाया का है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बड़ा डाया, ठीक है, ये मेरा छोटा डाया, ठीक है, लिखा हुआ है डी मतलब बड़ा डाया, D1 मतलब छोटा डाया। तो क्या इसमें मेरा एक्सिस बिल्कुल सेम है क्या, नहीं है, जैसे मैंने इसे बताया था, ठीक है। अगर मैं बढ़ता हूं इसेंट्रिक की तरफ, ये मेरा बड़ा डाया कैपिटल D से दिखाया, ये मेरा D1 छोटा डाया, तो इसका एक्सिस कहां है, उसका एक्सिस मेरा ये रहा, जो येलो सॉरी रेड लाइन जा रही है, और छोटे वाले का एक्सिस कहां है मेरा, छोटे वाले का एक्सिस मेरा ये रहा, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, ठीक इसमें बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर ये आपको दोनों समझ में आ गए हैं, क्योंकि रिड्यूसर सर्किट जो है वो आज से आईटीआई में 10 साल पहले पूछा जाता था, मगर जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें कंसेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर ही समझ में पूछा जाता है, क्लियर जी? तो यहां आपकी पाइप एक्सेसरीज होती है सारी कवर हो चुकी है, ठीक है। उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे किसकी तरफ बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे आगे पाइप टूल्स की तरफ, ठीक है। अगर सारी चीज अभी तक सारी चीज समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में फटाफट से यस लिखिए, और यस के आगे मुझे एसी लिख दीजिएगा, यस के आगे मुझे एसी लिख दीजिएगा। एसी का मतलब यानी जितनी भी एक्सेसरीज थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। हां जी, बैंड का 90 डिग्री से अधिक के लिए बिल्कुल सही जी, जल्दी आइए फटाफट से, ठीक है। अगला टॉपिक डाल लीजिएगा पाइप फिटिंग टूल्स। अगला टॉपिक कौन सा कवर करेंगे, पाइप फिटिंग टूल्स। अगर पाइप एक्सेसरीज समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे फीडबैक दे दीजिए। पाइप फिटिंग टूल्स अगला। अमित, मुझे सर फर्स्ट पार्ट कैसे मिलेगा? फर्स्ट पार्ट इसमें आप पहले वाली क्लास में चले जाइए जो परसों चालू हुई थी, ठीक है। आगे चले अमित कुमार, ठीक है। अगला टॉपिक डालिए पाइप फिटिंग टूल। तो पाइप फिटिंग टूल में तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे पाइप रिंच के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जरा पाइप रिंच को जानिए, पाइप रिंच होता क्या है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर दिख दिया मैंने। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं आप, ये क्या होता है, हमारा पाइप रिंच होता है। पाइप रिंच होता है। सर इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज हम किसी पाइप फिटिंग में किसी पाइप को खोलने के लिए या कसने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। वर्क कैसे करता है, इसमें हमारे दो जा होते हैं, एक जा तो हमारा ये रहा और दूसरा जा हमारा ये रहा। पहले वाला जो होता है ये हमारा फिक्स होता है, ये जो जा होता है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा मूवेबल होता है, और उसके ऊपर एक यहां हमारा
नट लगा हुआ होता है जिसके साथ जिसको सॉरी ये हमारा फिक्स होगा, ये वाला जो होगा ये हमारा फिक्स होता है और ये वाला जो कौन सा होता है ये हमारा मूवेबल होता है। ये मैंने उल्टा बता दिया था मगर अब ये करेक्ट है, ठीक है। ये जो जा होगा ये वाला ये आगे पीछे होता है किसकी सहायता से, ये कि हमारा नट लगा हुआ होता है और ये कि हमारा पूरा हैंडल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें पाइप रिंच। तो पाइप रिंच का यूज क्या करते हैं हम किसी भी जगह किसी भी पाइप फिटिंग में पाइप को खोलने के लिए या बांधने के लिए इसका यूज करते हैं। पाइप इसके बीच में ऐसे आ जाता है, इस नट को इस सहायता से ढीला कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, जैसे ही पाइप इस दोनों जो के बीच में आ गया हैंडल की सहायता से खोल भी सकते हैं और बंद भी से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो पाइप रिंच के बारे में ध्यान जानिए, पाइप रिंच हमारा कहता क्या है, ठीक है। ये हमारी एक इमेज है पाइप रिंच की, पाइप रिंच, ठीक है। ये एडजस्टेबल, ठीक है। तो क्या बोला इसने पाइप रिंच, ये एडजस्टेबल पाइप रिंच ही होता है। एडजस्टेबल क्यों, क्योंकि मूवेबल जैसे इसके हम सहायता से आगे पीछे कर सकते हैं। इनका प्रयोग पाइप को पकड़ने या पाइप फिटिंग असेंबली में खोलने या जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 15 mm से 50 mm तक के व्यास की पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर, ओके। और इसमें एक अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लंबाई मिलते हैं, तो लिख लीजिएगा 150 से 600 mm की लंबाई में ये हमारे मिलते हैं। क्या मैं इनकी लंबाई की बात कर रहा हूं, किसकी, इसमें ये नहीं कह रहा मैं कितने mm के जोक पकड़ेगा, जोक तो ये पकड़ेगा 15 से 50 mm तक के, मगर इस पाइप रिंच की पूरी लंबाई कितनी होगी 150 से 600 mm तक की लंबाई के ये हमारे होते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद डाल लीजिए चैन रिंच। उसके बाद क्या डाल लीजिए आप चैन रिंच के बारे में जरा जान लीजिए, क्लियर एंड मेंटेनेंस चैन रिंच हम किसे कहते हैं जरा उसके बारे में ये देखिए। एक ये होता है हमारा चैन रिंच, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं होता, बस इसमें जो थोड़े बड़े वर्क पीस होते हैं ना, जो होता है डाया थोड़ा बड़ा होता है, उसी के लिए ही हम पाइप रिंच का सॉरी चैन जो रिंच होती है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर मेरी बात। और इसमें कितने बड़े डाय के जो पकड़े जाते हैं, इसमें 50 से 150 मान लीजिए, इसमें 50 से जो 150 mm से अधिक के डाय के वर्क पीस होंगे वो हम इसमें आसानी से पकड़ सकते हैं। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, जो हमारे अनियमित जोग होते हैं, अनियमित जोग जो होते हैं जो हम मेनली पाइप रिंच में नहीं पकड़ सकते, उन जोगों को हम किसमें पकड़ते हैं, पाइप रिंच में पकड़ते हैं, सॉरी चैन रिंच में पकड़ते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है कि इसका प्रयोग कहां करेंगे, तो लिख लीजिएगा इसका प्रयोग अनियमित आकार के जोगों को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं फुटप्रिंट रिंच, ठीक है। जरा इसके बारे में देख लीजिए, फुटप्रिंट रिंच का है हमारा चैन पाइप रिंच। देखिए चैन पाइप रिंच, देखिए इसका प्रयोग करें, चैन पाइप रिंच क्या बोला, चैन पाइप रिंच का उपयोग 150 mm मिलीमीटर के व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे बेलनाकार तथा असमान वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये असमान वस्तु जो बोला यानी अनियमित जो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ो। फुटप्रिंट रिंच का आ गया भाई, फुटप्रिंट रिंच ये देखिए इसे पढ़िए क्या है, एक ये भी हमारा एक पाइप फिटिंग का टूल्स है, क्या नाम जानते हैं, फुटप्रिंट रिंच। क्या काम है इसका, इसका भी काम जरा जान लीजिए फुटप्रिंट रिंच का। सबसे पहले इसमें भी दो जो होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, यहां हमारी एक रिवेट लगी होती है और इसमें ये हमारे दो तरह के हैंडल होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम बस जो हमारी जो राउंड सरफेस होती है, जो हमारी ट्यूबुलर सरफेस होती है, जो हमारी ट्यूबुलर सरफेस होती है, उन्हें पकड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फुटप्रिंट रिंच का यूज करते हैं। दिखना नाम भी लिख दे रहा हूं मैं, फुटप्रिंट रिंच। इसमें से क्वेश्चन बस यही आते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल इसमें से कभी नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाता है कि चैन रिंच का प्रयोग क्या करेंगे, अनियमित आकार के जोगों को पकड़ने के लिए, ठीक है। पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं हम जनरल कार्यों के लिए, कितने mm से 50 से 150 mm, उनकी लंबाई कितनी होती है 150 से 600 mm की। अगर बात करते हैं किसकी हम फुटप्रिंट रिंच की, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे ट्यूबुलर सरफेस वाले वर्कपीस होंगे उन्हें पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात को, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, आगे बढ़ते हैं स्ट्रैप रिंच, आगे बढ़ते हैं स्ट्रैप रिंच, ठीक है। तो स्ट्रैप रिंच क्या है, काम बिल्कुल इसमें वही है, बस इसमें जो की जगह क्या होता है, एक हमारी एक इसमें जो की जगह हमारी पट्टी होती है, इसमें जो की जगह क्या होती है, जो की जगह इसमें हमारी एक मेटेलिक पट्टी होती है, ये वाली पट्टी जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली पट्टी, ये क्या होती है, बस ये हमारी जो की जगह पट्टी होती है। इसका प्रयोग कहां करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं जितने हमारे फिनिश जॉब होंगे, जितने हमारे फिनिश्ड जॉब होते हैं उन आकारों की जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है। अगर इन फुटप्रिंट पट्टी की जगह हमारे क्या हो, जो होंगे, और इन जो में हम फिनिश जॉब को क्लैंप करेंगे तो कुछ जो के निशान हमारे जॉब पर या वर्कपीस पर आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रैप रिंच, यानी लिख रहा हूं मैं स्ट्रैप रिंच का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके बारे में भी जरा बिल्कुल ध्यान से समझ लेगा, क्योंकि नॉर्मली ये चीज समझ में नहीं आती है। क्लियर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो आया हमारे पास, फिर आया हमारे पास पाइप कटर। अगर इनके बारे में लिखना चाहते हैं तो अभी लिखवाता हूं, चिंता मत करो, चलो पहले समझ लो चीजों को। पाइप कटर, ठीक है। पाइप कटर क्या काम करता है, अगर किसी पाइप को आपको काटना हो, ठीक है, अगर किसी पाइप को आपको काटना होता है तो वो कैंची से नहीं कटेगा, प्लम्बर की कैटेगरी में किससे करता है, आपके पाइप कटर से करता है। और पाइप कटर चलता कैसे है, दिखता कैसे है, कुछ ऐसे ही आपका पाइप कटर होगा, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, ये क्या हमारा, ये हमारा पाइप कटर होगा। क्लियर, क्वेश्चन इसमें बस जो आते हैं मैं आपको वही बताऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, ठीक है। कुछ आकृति इसकी कुछ ऐसी होगी, इसमें हमारे 3 रोलर होते हैं, एक टोटल हमारा ये रोलर, एक ये रोलर ये है, और एक जो हमारा काटने वाला है, काटने वाला हमारा ये रोलर है, ठीक है। क्वेश्चन अमूमन आता है कि पाइप कटर में हमारे कटिंग का जो रोलर होता है कौन सा होता है, कटिंग का रोलर हमारा ये वाला होता है, और ये जो 2 रोलर होते हैं कौन से होते हैं, ये हमारे सपोर्ट रोलर होते हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं ये जो रोलर होते हैं ये हमारे गाइड रोलर होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, हमारे गाइड रोलर होते हैं। और गाइड रोलर आपके वायर कटर में कितने होंगे, टोटल 2 होते हैं, ठीक है। क्लियर मेरी बात, तो क्वेश्चन इसमें से बस यही आएगा। क्लियर जी, ठीक है।
और इसमें हम कितने एमएम तक के सॉरी कितने इंचेस के पाइप को इजी तरीके से काट सकते हैं, 3 इंचेस के पाइप को, ठीक है। 3 इंचेस इनका साइज होगा, उन्हें हम आसानी से इस पाइप के अंदर, उस कटर के अंदर रखेंगे, और जो ये हैंडल है हमारा, हैंडल को घुमाते जाएंगे, प्रेशर यहां पड़ेगा, तो इसकी सहायता से हमारा ये पाइप हमारा कट जाएगा। और ये जो रोलर होते हैं किसके बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी टोटल रोलर कितने, टोटल रोलर तो उसमें हमारे 3 है, मगर गाइड रोलर 2 है, और जो ये वाला रोलर होगा, ये वाला रोलर, इसे क्या बोलते हैं, इसे कटिंग रोलर बोलते हैं, ठीक है, कटिंग रोलर बोलते हैं, ठीक है। टोटल रोलर कितने हुए, 3, 2 गाइड रोलर और 1 कटिंग रोलर, ठीक है। अगर आप यहां देखना चाहते हैं ये काम कैसे करता है, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसे आप ऐसे करके कहीं किसी भी फाइल में इंस्टॉल कर दीजिए, और इसके बाद ये जो हैंडल है, इसे आप हैंडल को घुमाइए, ठीक है। तो यहाँ जो कटिंग रोलर होगा, ये इस पे जो गाइड रोलर होंगे, यहाँ ये फंस जाएंगे, और इसका सारा प्रेशर कहां जाएगा, गाइड रोलर का इस कटिंग वाले पार्ट पर, ठीक है। ये हमारे मूवेबल होता है, ये हमारा फिक्स होता है, ठीक है मेरी बात। और ये जो फिक्स होते हैं, जो मूवेबल होगा, यानी ये जो हमारे गाइड रोलर होते हैं, यहाँ जो आगे पीछे किसकी सहायता चलते हैं, इस स्क्रू की सहायता से आगे चलते हैं, क्लियर, ठीक है जी। तो यहाँ आपके सारे चीज कवर हो चुकी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जितना हमने पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। चलो उसके बारे में लिख लीजिए, थोड़ा सा हल्की हल्की चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, बस वही है, बस थोड़ा सा अंतर होगा हमें, ठीक है। एक मिनट जरा, ठीक है। यहाँ देखो बोला क्या, चैन जिसने क्या बोला, चैन क्या बोला, इसमें एक चैन लगी होती है जिसे पाइप के ऊपर लपेटकर हैंडल के द्वारा पाइप को खोला या कसा जाता है, सिंपल सी बात है। पाइप, इसका प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय पाइप को खोलने व कसने के लिए किया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2-4 होते हैं पाइप टेप, अगर पाइप के अंदर आपको थ्रेड बनानी है तो किसकी सहायता से बनाएंगे, पाइप टेप की सहायता से किसी भी पाइप के अंदर थ्रेड काट सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट क्या होता है, आप जानते हैं पाइप जो टेप होते थे हमारे 3 तरह के टेप होते थे, तो तीनों टेप के लिए हमें अगर चूड़ी काटे तो फिनिशर टेप, बॉटमिंग टेप, फर्स्ट टेप, रफर टेप, जो 3 तरह के टेप थे वो अलग अलग, एक बार पैरा टेप, फिर दूसरा टेप, फिर तीसरा टेप चलाना पड़ता था। मगर इसमें जो पाइप टेप होते हैं, इसमें जो तीनों टेप होते हैं वो हमारे एक ही टेप पे दाते, तीनों टेप पे कटे हुए होते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमेबल भी है हमारा, क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पाइप डाई स्ट्रोक, इसका प्रयोग पाइप में बाहरी चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है, डाई स्ट्रोक की सहायता से। क्वेश्चन कहीं भी आपका आ सकता है, इसका प्रयोग पाइप को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंपल से ये वर्ड है, बस इसमें कोई भी ऐसा कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में मैं टाइम वेस्ट करूंगा आपका, क्लियर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, पाइप फिटिंग औजार, कौन सा थी, पाइप फिटिंग औजार। भाई अब ऐसा तो है नहीं है कि पाइप को, अगर आपको पाइप में कोई भी कटिंग ऑपरेशन करना है तो उसे हाथ में पकड़िए और उसके ऊपर क्या चला दीजिए, आरी चला दीजिए या हैक्सो चला दीजिए, पहले उससे पहले आपको पाइप को कहीं ना कहीं इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, पाइप फिटिंग टूल्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहला क्या आता है आपका, पाइप वाइज, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सब पाइप वाइज आएगा, ठीक है, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पाइप वाइज जॉब को कितनी जगह से पकड़ता है, तो ये आपको चारों दिशाओं से पकड़ता है, पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। चारों दिशाओं में कैसे, अगर आप ध्यान देख पाएंगे, पाइप वाइज है, ये हमारा पूरा हैंडल है, तो जब इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा पाइप को पकड़ेगा, जकड़ेगा, और जब से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जाओ हमारा ये जो अपर जाइए हमारा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं ऐसे पाइप को इंस्टॉल कर दूं तो क्या आप यहां मेरी एक चीज ये बताइए, तो ये कितनी जगह से पाइप को पकड़ेगा, एक जगह ये वाली हो गई, दूसरी जगह ये वाली होगी, 2 दिशा हो गई, ठीक है। तीसरी दिशा ये वाली और चौथी दिशा ये वाली, तो क्या ये हमारा कुछ, अगर मैं जूम करके देखूं तो क्या ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्या ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा, पहली एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया कि पाइप वाइज जॉब को कितनी दिशाओं से पकड़ता है, 4 दिशाओं से पकड़ता है, और इसके अंदर कितने डाया के, कितने एमएम के वर्कपीस को, पाइप को पकड़ा जा सकता है, तो लिख लीजिएगा 63 एमएम के, क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आ गई, ठीक है। इसमें जो नीचे वाला जो होगा ये फिक्स होगा, और ये जो ऊपर वाला जो है जिससे ये स्क्रू अटैच है, कैसा होगा, मूवेबल होता है, क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन इसमें से कहीं आएगा ही, देखिए पाइप वाइज क्या बोला, इसके आधार में वी ग्रूव वाला एक फिक्स जॉब होता है, यानी जब ये है तो ये वी ग्रूव ही तो होगा, सिंपल सी बात है। मूवेबल जा एक स्पैंडल के द्वारा फ्रेम में वर्टिकल चलता है, वर्टिकल का मतलब क्या, मूवेबल जा कौन सा है हमारा, मूवेबल जा ये है, जब इस स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जो जा है मेरा कैसे खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये पोजीशन कैसी होती है हमारी, ये हमारी पोजीशन वर्टिकली होती है। तो उसने यहां यही बोला, मूवेबल जा एक स्पिंडल के द्वारा वर्टिकल चलता है, इसका वी ग्रूव 90 डिग्री में होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में वी ग्रूव आ गया तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बहुत बार बता चुका हूं। इस टूल का प्रयोग पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लियर मेरी बात। क्या हम इसे एक नाम से और जानते हैं, पाइप वाइज को प्लम्बर वाइज के नाम से भी जानते हैं, क्लियर जी मेरी बात, समझ में आ गई सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आ गई, ठीक है। मगर इसमें क्या था, केवल 63 एमएम तक के वर्कपीस को हम पकड़ सकते थे। अगर 63 एमएम के ज्यादा, 63 एमएम से ज्यादा अगर हमें वर्कपीस को कैच करना हो या इंस्टॉल करना हो या जकड़ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, फिर हम चलते हैं चैन पाइप वाइज की तरफ, ठीक है। वाइस वो बिल्कुल वैसा ही होगा, बस उसमें हमारी क्या लगी होगी प्यारे दोस्त, उसमें बस हमारी चैन लगी होगी, ठीक है। अभी इसकी इमेज दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, सेम बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें हमारी क्या है, इसमें हमारी पाइप वाइज में क्या आ गई, चैन पाइप वाइज में जब नाम आ गया इसमें चैन, तो यानी पाइप वाइज तो है मगर इससे पहले क्या जुड़ गया, चैन जुड़ गया, तो चैन पाइप वाइज हो गया। और इसमें हम बहुत लार्ज डायमीटर के पाइप को इंस्टॉल कर सकते हैं, कितने तक के, 63 एमएम से अधिक, कितने तक, 200 तक, 63 एमएम से अधिक कितने, 200 एमएम तक, क्लियर मेरी बात, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। क्वेश्चन आएगा 63 एमएम से कम या 63 एमएम तक के जॉब को अगर क्लैंप करना हो तो किसमें करेंगे, पाइप वाइज से, और 63 एमएम से अधिक और 200 एमएम से कम वर्कपीस को कनेक्ट करना हो या कैच करना हो तो किसमें पकड़ेंगे, चैन पाइप रिंच में, ठीक है। आप यहां देख भी पा रहे होंगे, ऐसे ही हमारी कुछ ये ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है, क्लियर जी। आगे चलते हैं, एक और आता है हमारा कौन सा, फोल्डेड चैन पाइप वाइज, ठीक है, जरा से समझ लीजिए, फोल्डेड चैन पाइप वाइज।
फोल्डेड चैन पाइप वाइस, ठीक है। फोल्डेड चैन पाइप वाइस हमने इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि ये एक ऐसा वाइस है जो कैसे हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है। और इसी फोल्ड होने के कारण हम इसे एक नाम से और जानते हैं, क्विक रिलीजिंग वाइस, ठीक है। क्विक रिलीजिंग वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस, ठीक है। इसे इस नाम से भी जानते हैं, क्विक रिलीजिंग वाइस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। तो बस वही हो सकता है, सॉरी फोल्डेड चैन वाइस, फोल्डेड बोल दीजिए, या फोल्डेड की जगह हम इसे एक नाम से और जानते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह तक इजी तरीके से लिया जा सके, ठीक है। तो बस क्वेश्चन यही आएगा, ऐसा कौन सा वाइस है जो पोर्टेबल होता है या फोल्ड हो जाता है, तो फोल्डेड वाइस होता है, और दूसरा नाम से क्या होता है, क्विक रिलीजिंग वाइस इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ओके। तो आज जितना हमने पढ़ा उतना ये पूरा हमारा बस वही था कि कैसे कैसे इसका यूज करना चाहिए, कहां कहां हमारा यूज होता है, प्लम्बिंग के आपके क्या क्या कौन कौन से टूल होते हैं, इसमें बस यही बोला, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइप रिंच। पाइप रिंच की क्या मेंटेनेंस होगी, तरह से समझ लीजिए। पाइप रिंच के दांते साफ करने चाहिए तथा त्रिकोणीय रेती दांती तेज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर इसमें एग्जांपल, मान लीजिए क्वेश्चन निकल के आया कि पाइप वाइस होता है, ठीक है। अगर ये मेरा पाइप रिंच है, जरा ध्यान समझिएगा, अगर यही मेरा पाइप रिंच है और इसके दांते कैसे ये वी आकार के, इसके दांते कैसे आप देख पा रहे हो वी आकार के, अगर इन दांतों के बीच में कुछ हमारे ये ऐसे दांते, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने यहां जूम कर दिया, ठीक है, जूम कर दिया। अगर इन पार्टों के दांतों के बीच में कुछ हमारे दांते, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल अगर फंस जाता है तो उसे किस फाइल से निकालना चाहिए, ट्रायंगुलर फाइल की सहायता से उसे निकालना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ये आया हुआ था, ऐसे ही एक क्वेश्चन स्पर गियर में से आया था कि स्पर गियर इसके दांते कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। अगर उन दांतों के बीच में, अगर उन दांतों के बीच में अगर कोई हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल फंस जाता है तो उस मटेरियल को, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को या गंदगी को किसके सहारे से, किस फाइल के सहारे से बाहर निकालेंगे, इसकी फाइल के सहारे से, स्क्वायर फाइल की सहायता से। क्वेश्चन ये भी वो दिन दूर नहीं है जब ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आने वाला है, अभी तक नहीं आया है मगर आने वाले टाइम में ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रखने वाला है, ये गारंटी है इन्फो से आशीष सर की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा कि पाइप रिंच के दांतों में अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, चाहे वो गंदगी हो सकती है या वो आपका स्क्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अगर मैं ये कहूं कि इसके दांतों को अगर आपको तेज करना है तो किस फाइल का यूज करेंगे आप, ट्रायंगुलर फाइल का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी दांतों की आकृति कैसी होती है, त्रिकोण ही होती है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ो, ओके। तो यहां से ये एक हमारा केयर एंड मेंटेनेंस का ये भी आपका टॉपिक समाप्त हो गया, क्लियर जी, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ आपके वाल बच गए हैं, जैसे गेट वाल हो गया, ग्लो वाल हो गया, तो उन्हें हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा आपके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया जरा इसके बारे में क्वेश्चन लगा दीजिए थोड़े से।